हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया, जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई और इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। COP12 का आयोजन प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में 6 से 17 अक्टूबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ और COP13 का आयोजन नवंबर 2016 में कानकुन, मैक्सिको में संपन्न हुआ। यूएन रेड जो है, रेड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया था। UNDP, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यूएन रेड प्लस कार्यक्रम जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन रेड प्लस कार्यक्रम निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों के उपशमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यान रहे कि रेड जो कार्यक्रम है, इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता के द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल जो है, पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करके निर्णय कर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर जो है दिग्दर्शन की भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा, जो TEEB है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। तो TEEB जो है क्या है, UNEP के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। इसका कार्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टागोना प्रोटोकॉल पर जो है भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, याद रखिएगा, वेटलैंड इंटरनेशनल है, एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापना के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, जैव सुरक्षा यानी बायोसेफ्टी का कार्टागोना प्रोटोकॉल। बताइए, जैव सुरक्षा का कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टागोना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है कार्यान्वित करता है। सेकंड नंबर प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था?
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो जापान के नगोया शहर में, याद रखिएगा। देखिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई और इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम भी उठाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन जो है इसमें सही है। पहला है, इसमें जो यूएन रेड प्लस पे दिया गया है कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में। यूएन रेड जो है रेड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। जो रेड कार्यक्रम है इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए वित्त प्रवाह संभव है जो गरीब देशों के विकास और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो बताइए, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में जो सही है, इसमें 3 कथन है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। दूसरा है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह जो है ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की जो है सहायता कर सकता है। इसका सही जवाब होगा, देखिए क्या होगा, इसका सही जवाब है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है इसके संदर्भ में सही है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता के द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शन की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही है। 2 कथन दिया गया है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में। पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों के लिए पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर जो है कार्य करता है। तो बताइए, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में जो कथन सही है वो है आपका केवल दूसरा कथन जो है सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। इसके बाद है जैव विविधता विविध, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, सीवक थार्म जो है लद्दाख के पहाड़ी पर पाए जाने वाला एक पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उत्पन्न करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को जो है कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इस पेड़ के फल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीवक थार्म जो है भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, कुकुम सारी, लाहौल, काजा, ताबो जो हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी है जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण
पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाण इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण के लिए आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की जो है यह क्षमता रखता है। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा औष्ण अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं, जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े के ऋतु बिताते हैं। यह अवस्था जो है नियत तापी तथा अनियत तापी दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। गिलहरी, भालू और कुछ कीट भक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर जो है आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है। श्वसन जो है मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये सभी वसा के सहारे जीवित रहते हैं, जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि कृंतक गण में गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। व्यापक नीच यानी ब्रॉड नीच जो है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। याद रखिएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह सिकोया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी लंबाई कितना है 115.5 मीटर या 379 फीट होती है। ध्यान रखिएगा, कौन? सिकोया वृक्ष। यह सबसे लंबित जीवित वृक्ष है। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को जो है झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। शंख नदी उद्गम क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा के पास है। इसके राउरकेला के पास जो है, जो शंख नदी के राउरकेला के पास दक्षिण कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। वैतरणी नदी का उद्गम जो है गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है, जो उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा, जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं। इनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग जो है 2200 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की जो मात्रा है आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, इसका जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन का जो 1200 ग्राम यानी प्रति वर्ष उत्पादन की जो मात्रा है 1200 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। जो टाइगा है 800 ग्राम है और प्रेयरी जो है 600 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। तो गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान जो है उत्पादन होता है। याद रखिएगा, टूमारोजो जो है बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश जो है 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है, जबकि विश्व के कई अन्य देश जो है 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। देखिए, 29 दिसंबर को इसलिए जैव विविधता दिवस मनाते हैं कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को अन्य कई देश जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। यह कहां पर मिलता है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी लंबाई 379 फीट यानी 115.5 मीटर तक होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, व्यापक नीच यानी कर्मता। व्यापक नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था।
सीवक थार्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व जो है प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना को जो है ऊर्जास्विता को उत्पन्न करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इस तेल को जो है कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहां पाया जाता है? सही जवाब क्या है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब है लद्दाख क्षेत्र में जो है यह पौधा पाया जाता है। सीवक थार्न लद्दाख के पहाड़ियों पर पाया जाने वाला एक पेड़ है। इस पेड़ के बेर में जो है विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए जो है प्रयोग किया था। और रूसी कॉस्मोनाट ने इस तेल को जो है कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, भारत सरकार सीवक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? कुछ महत्व दिए गए हैं, आपको एनालिसिस करके बताना है कि इसका क्या महत्व है और इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, यह मृदा संरक्षण या मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है और इसकी इमारती लकड़ी का उच्च जो है वाणिज्यिक मूल्य है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला और तीसरा जो है इसके संदर्भ में सही है। सीवक थॉर्न जो है भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती मतलब की झाड़ी है और भारत के लद्दाख क्षेत्र, कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, नाथुला और उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधीय निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाण इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से भी जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, दूसरे मतलब कि जो दूसरा है, पहला झारखंड में है, जिनमें से एक का स्रोत। 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा के दूसरे नाम से, ये उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, जो जिनका स्रोत झारखंड में है। दूसरी जो है उसका स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व जो है एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल के खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है? बताइए। ये सारे इंफॉर्मेशन किसके संदर्भ में दिया गया है? तो सही जवाब होगा भीतरकनिका के संदर्भ में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्य जीव और जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक यानी रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में। देखिए, गिलहरी, भालू और कुछ कीट भक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जो है जीवित रहते हैं, जो शीत निष्क्रियता से पूर्व जो है अपने शरीर में संचित करते या किए होते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि कृंतक यानी रोडेंट जो है, कृंतक गण जो है, इनमें गिलहरियां, छछूंदर, चूहे और आपका मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। तो ये जो है रोडेंट गण में कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम होता है? तो सही जवाब होगा गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई अन्य देश जो है 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं।
और 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अविस्मय प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कि टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है? टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है? सही जवाब है वंदना शिवा। देखिए टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक प्रकाशक जो प्रकाशन वर्ष है 2000 है, वंदना शिवा के द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। ठीक है, यानी इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है और ये भूमंडलीकरण के विरोध में जो है अपना मत रखती हैं। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका जो इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब कम्युनिटी पर भी शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।